नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। क्रेमलिन ड्रोन हमले के बाद रूस का अमेरिका पर गंभीर आरोप। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा हमले के पीछे अमेरिका का हाथ। अमेरिका ने रूस के आरोपों को किया खारिज। यूक्रेन ने भी रूस के आरोपों का किया खंडन। कथित ड्रोन हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर बारूदी ड्रोन की बारिश की, कई के हताहत होने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रमुख से की मुलाकात। कहा यूक्रेन में युद्ध के लिए रूसी राष्ट्रपति को न्याय के कटघरे में लाया जाना जरूरी। रूस की आक्रामकता के लिए विशेष न्यायाधिकरण के गठन की भी मांग। नीदरलैंड ने यूक्रेन को अटूट समर्थन का दिया भरोसा। सूडान में संघर्ष विराम के बावजूद युद्धरत पक्षों के बीच भीषण लड़ाई जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिंसा को बताया नागरिक सरकार की मांग करने वालों के साथ विश्वासघात। कहा अनुकूल स्थिति पर अमेरिकी सेना मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए है तैयार। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों के निकाले जाने का सिलसिला लगातार जारी। गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन और रूस सहित अपने विभिन्न समकक्षों से की मुलाकात। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंचे। सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 1/4% बढ़ाई ब्याज दर। इससे एक दिन पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी 0.25% बढ़ाई थी ब्याज दर। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन में तनाव चरम पर पहुंच गया है और रूस ने इसके पीछे अमेरिका का हाथ होने का अंदेशा जताया और कहा है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। हमले से नाराज रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि उनके पास जेलेंस्की को खत्म करने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। रूस ने क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई दी है। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रूस को जब भी और जहां भी मौका मिलेगा वो हिसाब बराबर कर लेगा। और इस सबके बीच वोलोदिमीर जेलेंस्की हेग पहुंचे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में प्रमुख से मिलकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्याय के कटघरे में लाने की गुहार लगाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गुरुवार को हेग पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रमुख से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन में युद्ध के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्यायालय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुतिन को उनकी आक्रामकता के लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। आईसीसी ने मार्च में यूक्रेन से बच्चों के संदिग्ध निर्वासन के लिए पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस को उसकी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन भी किया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि पहले से ही 35 देशों के एक समूह ने ट्रिब्यूनल के गठन का समर्थन किया है। रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है और पहले ही इसके अधिकार क्षेत्र को खारिज कर चुका है। निश्चित रूप से हम सभी यही अंतर्राष्ट्रीय कानून की राजधानी हेग में अलग अलग बिलमदीर देखना चाहते हैं जो इन आपराधिक कार्रवाइयों के लिए सजा पाने के हकदार हैं। मुझे यकीन है कि हम देखेंगे ऐसा तब होता है जब हम जीतते हैं और हम जीतेंगे। उधर क्रेमलिन पर हुए कथित ड्रोन हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के इरादे से क्रेमलिन पर किए गए ड्रोन हमले के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि योजना अमेरिका की थी और यूक्रेन तो सिर्फ इसे लागू करने वाला था। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया। अमेरिका ने रूस के इस आरोप को खारिज कर दिया है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों के बारे में, ऐसे आतंकवादी हमलों के बारे में निर्णय कीव में नहीं बल्कि वाशिंगटन में लिए जाते हैं और कीव वही करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है।
ड्रोन हमले के एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में कामकाज करके बिताया। क्रेमलिन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि पुतिन क्रेमलिन में आर्थिक विकास मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहीं क्रेमलिन के इमारत पर हमले के एक दिन बाद गहरा धब्बा देखा गया। इस बीच यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस से अपील करते हुए कहा है कि युद्ध को खींचने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का बहाने के रूप में उपयोग न करे। हम रूस से आह्वान करते हैं कि वह इस कथित हमले को युद्ध को खींचने के बहाने के रूप में उपयोग न करे। हम इसे लेकर चिंतित हैं। व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय पर ड्रोन हमले से भड़के रूस ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के कई बड़े शहरों पर जोरदार हमले किए। कीव, ओडिशा समेत कई शहरों में भीषण विस्फोट हुए। यूक्रेन ने कहा है कि रूस की ओर से दर्जनों बारूदी ड्रोन हमले किए गए हैं। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि रूस के इन भीषण हमलों में खेरसन इलाके में 21 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इससे पहले रूस ने वादा किया था कि वो पुतिन पर जानलेवा हमले का करारा जवाब देगा। रूस के इस आरोप का यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खंडन किया है। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को अपने ब्याज दर में वृद्धि की गति को धीमा कर दिया और मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ पीछे हट गया। यह फैसला फेडरल रिजर्व द्वारा 1/4 अंक की वृद्धि को मंजूरी देने के एक दिन बाद आया। यूरोप के 20 देशों के संगठन यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत ईसीबी की प्रमुख क्रिस्टीना लेगार्ड ने नीति दर ब्याज दरों में 0.25% की वृद्धि की घोषणा की। ईसीबी की प्रमुख क्रिस्टीना लेगार्ड ने कहा कि यह कदम उन उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उठाया गया है, लेकिन अभी भी काफी काम करना बाकी है। यूरोपीय संघ के भीतर मुद्रास्फीति अब तक के 7% के उच्चतर स्तर पर बनी हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमले से उपजे हालात ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। खासकर तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। और खबरें भी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया के। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुख करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप की ओर। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच करीब 3 सप्ताह से जारी संघर्ष के बीच पोर्ट ऑफ सूडान से उड़ान और जहाजों के माध्यम से विदेशी नागरिकों की निकासी का सिलसिला लगातार जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत ने अब तक 3,584 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संबंधित पक्षों से तत्काल लड़ाई को बंद करने की अपील की है। कई बार के संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद खार्तूम में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी युद्धरत दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई देखने को मिली, जब सेना ने राष्ट्रपति भवन और सेना मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों से अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स को
पीछे धकेलने की कोशिश की। हर पक्ष किसी भी संभावित बातचीत से पहले राजधानी के रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण का भरसक प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों गुटों के नेताओं ने 2 सप्ताह से अधिक की लड़ाई के बाद भी बातचीत करने की सार्वजनिक इच्छा नहीं जताई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को सूडान में लड़ाई को तुरंत बंद करने का आह्वान किया। लड़ाई को तत्काल रोकने की जरूरत है और अधिक लोगों के मरने से पहले इसे रोका जाना होगा। और यह संघर्ष अगर एक पूर्ण युद्ध में बदल जाता है तो आने वाले वर्षों के लिए इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। सभी पक्षों को पहले सूडानी लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और देश के विकास के लिए शांति और नागरिक शासन की वापसी जरूरी है। सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 3 सप्ताह से जारी संघर्ष के बीच पोर्ट सूडान में उड़ानों और जहाजों के माध्यम से विदेशी नागरिकों की निकासी का सिलसिला जारी है। ब्रिटिश सेना के एक विमान के जरिए पोर्ट सूडान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ब्रिटेन के नागरिकों को निकाला गया, जबकि विभिन्न देशों के 210 यात्रियों को लेकर एक जहाज सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। 2 सप्ताह पहले शुरू हुई निकासी के लिए उमड़ी भीड़ अब छटने लगी है। नाइजीरिया के लगभग 350 लोग युद्धग्रस्त सूडान से निकाले जाने के बाद बुधवार को अबूजा हवाई अड्डे पहुंचे। इनमें अधिकतर छात्र हैं। निकाले गए लोगों में से कई ने सूडान की स्थिति को दर्दनाक बताया। उधर भारत ने भी ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकालने का काम जारी रखा है। अभी तक सूडान से 3584 भारतीयों को निकाला जा चुका है। भारत के दूतावास ने सूडान के विभिन्न हिस्सों से पोर्ट सूडान तक पहुंचने के लिए 67 बसों का इंतजाम किया है और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। ऑपरेशन कावेरी के 9वें दिन गुरुवार को पश्चिमी सूडान के अल-फशीर से 80 भारतीयों को लेकर 2 बसें 48 घंटे से अधिक समय तक की यात्रा करने के बाद सुरक्षित पोर्ट सूडान पहुंच गईं। वादी सैयदना सैन्य हवाई अड्डे से नौसेना के 5 जहाजों और वायुसेना के 16 विमानों का उपयोग करके भारतीयों को पोर्ट सूडान से निकाला जा रहा है। लगभग 73,000 लोग पहले ही सूडान के पड़ोसी देशों दक्षिण सूडान, चाड, मिस्र, इरिट्रिया, इथोपिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और लीबिया भाग चुके हैं। सूडान से मिस्र भाग रहे सैकड़ों सूडानी और विदेशी नागरिकों को लेकर हर दिन लगभग 90 बसें और छोटी बसें जा रही हैं। वादी हलाफा से सीमा तक नौका के जरिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ये एक लंबी और थका देने वाली यात्रा है। घंटों इंतजार के बाद नंबर आता है और सड़कों पर भारी यातायात से जूझने के बाद किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफलता मिलती है। वहाँ के लोग थके हुए हैं। वे सड़कों पर, मस्जिदों में और वादी हल्फा के स्कूलों में सोने पर मजबूर हैं। हम सुबह 7 बजे सीमा से निकल जाते हैं, जहाँ सीमा की प्रक्रिया पूरी करने में काफी समय लगता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि संघर्ष ने मानवीय संकट पैदा कर दिया है। लगभग 1 लाख लोगों को पड़ोसी देशों में कम भोजन या पानी के साथ पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूएनएचसीआर का अनुमान है कि शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 8 लाख से अधिक हो सकती है, जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मानना है कि सूडान के अंदर 3,34,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। और मार्च और मई के बीच भारी बारिश और जनधन की हानि अफ्रीकी देश रवांडा में आम है, लेकिन इस साल हालात पहले के मुकाबले बेहद भयावह हैं। मंगलवार की शाम से शुरू हुई बारिश और बाढ़ से हजारों घर तबाह हो गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 130 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। अफ्रीकी देश रवांडा के पश्चिमी और उत्तरी प्रांतों में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5,000 से अधिक घर तबाह हो गए हैं। वहीं 2,500 घर प्रभावित हुए हैं। जर्जर हो चुके इन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की बेहद जरूरत है। बारिश मंगलवार की शाम में शुरू हुई और देखते ही देखते बाढ़ का कहर बढ़ने लगा। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 77 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 66 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का सिलसिला चल रहा है। जब बाढ़ का पानी आया तो मेरी पत्नी खिड़की के पास खड़ी थी।
जब मैं अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था तो वह नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से मैं बाहर निकल गया और सुरक्षित हूँ। हालांकि पेड़ से टकरा जाने से मेरे पैर में चोट लग गई है। स्थानीय गवर्नर फ्रांसवा हैबितेगेको ने कहा है कि भारी बारिश के कारण कई घर ध्वस्त हो गए और मलबे में दबने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की मुख्य सड़कें भूस्खलन के कारण उपयोग करने योग्य नहीं बची हैं। सरकार के मुताबिक भूस्खलन और बाढ़ में 17 सड़कें, 26 पुल, 1 अस्पताल, 2 स्वास्थ्य चौकियां और 5 स्वास्थ्य केंद्र नष्ट हो गए हैं। रवांडा के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के बाद मिट्टी में दबे शवों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये आपदाएं बाढ़ और कटाव के कारण हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों पर घर गिर गए। उन्होंने बताया कि सरकार ने राहत सामग्री भेजी है, जिसमें भोजन, स्वच्छ किट, बिस्तर और रसोई के बर्तन शामिल हैं। मेरे पास घर किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं हैं, न पति है न बच्चे हैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। यह आपदा हमारे लिए खतरनाक है। मार्च और मई के बीच भारी बारिश और उससे होने वाली क्षति और हताहत रवांडा में आम बात है, लेकिन मंगलवार की शाम शुरू हुआ जलप्रलय असामान्य रूप से मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला था। रवांडा में 2020 के बाद से यह सबसे भयानक बाढ़ है, जब लगभग 80 लोगों की मौत हो गई थी। पड़ोसी देश युगांडा में भी भूस्खलन के बाद 6 लोगों की मौत हो गई है। रवांडा के मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा नवीनतम मौसम पूर्वानुमान ने संकेत दिया है कि देश के कई हिस्सों में अपेक्षित वर्षा आमतौर पर मई में दर्ज की गई वर्षा से थोड़ी अधिक होगी। आपातकालीन प्रबंधन के प्रभारी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 20 अप्रैल के बीच देश में आपदाओं से 60 से अधिक लोग मारे गए। रवांडा का मौसम विभाग असामान्य बारिश को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहा है। हालांकि बाढ़ के कई अन्य कारण होते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म वातावरण में अत्यधिक वर्षा की संभावना अधिक होती है। औद्योगिक युग शुरू होने के बाद से दुनिया पहले ही लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है और तापमान तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि दुनिया भर की सरकारें उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं करती हैं। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। और अब बात गोवा में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हो रही है और जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए यहां एजेंडा तय किया जाएगा। बैठक शुरू होने से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री चिन गांग और एससीओ महासचिव झांग मिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्य देशों का बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए प्रतिनिधियों का जमावड़ा लग गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बैठक से इतर विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिनमें रूस के सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री चिन गांग शामिल हैं। विदेश मंत्री ने एससीओ महासचिव झांग मिंग के साथ भी बैठक की। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को समर्थन देने पर जनरल मिंग की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में स्टार्टअप, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंच गए हैं। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और अन्य सदस्य देशों को बहुपक्षीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध होगा।
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एससीओ एक बेहद ही अहम संगठन है जिसमें विश्व की 40% आबादी रहती है और ग्लोबल जीडीपी का 30% हिस्सा एससीओ देशों से आता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत ने बार बार टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, उसके साथ ही इलिसिट ड्रग ट्रेड जैसे मुद्दों को एससीओ के मंच पर उठाया है। चूंकि रीजनल तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर एससीओ देश बहुत ही अहम हैं, जिनमें यूरेशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया समाहित हैं। शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्य देशों का बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। इसमें सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य में सहयोग को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई, कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब दिखाते हैं आपको विश्व संस्कृति की अनोखी झलक। विश्व संस्कृति की झलक में आज बात ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब की। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब खुफिया नाम है जिसे ब्रिटेन के महाराजा के ताजपोशी के कार्यक्रम के लिए तय किया गया है। 6 मई को वेस्टमिंस्टर एबे में शाही कार्यक्रम में किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी होगी और कैमिला पार्कर हो जाएंगी क्वीन कंसर्ट। कैसी है तैयारियां, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए ब्रिटेन पूरी तरह तैयार है। 6 मई को वेस्टमिंस्टर एबे में एक शानदार समारोह के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी महारानी कैमिला की ताजपोशी की जाएगी। इस कार्यक्रम का खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब रखा गया है। कार्यक्रम स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले किंग चार्ल्स का जुलूस वेस्टमिंस्टर एबे पहुंच जाएगा। ऐसा आयोजन 70 साल के अंतराल के बाद होने जा रहा है। इससे पहले ऐसी शाही परंपरा आखिरी बार 1953 में दिवंगत क्वीन के लिए देखी गई थी। राज्याभिषेक वो समारोह है जिस पर सम्राट को औपचारिक तौर पर ताज पहनाया जाता है। यह समारोह पहले राजा या रानी की मौत के शोक का वक्त पूरा होने के बाद होता है। परंपरागत रूप से राज्याभिषेक विशुद्ध रूप से एक संस्कारपूर्ण और धार्मिक आयोजन है जिसे एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। यह समारोह कैंटरबरी के आर्क बिशप एंग्लिकन कम्युनियन के आध्यात्मिक प्रमुख द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले 900 वर्षों से राज्याभिषेक समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित होता आया है। यहाँ की फिजा में उत्साह घुला हुआ है। लोग राज्याभिषेक को लेकर बेहद उत्सुक हैं। हमें बेसब्री से इसका इंतजार है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि किसी अधिपति की ताजपोशी हो तभी वो राजा बनता है। एडवर्ड सप्तम ने ताजपोशी के बगैर ही राजपाट चलाया था। महारानी एलिजाबेथ के देहांत के बाद चार्ल्स स्वतः ही राजा बन गए थे। हालांकि 1953 में महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी की तुलना में सम्राट चार्ल्स के राज्याभिषेक का कार्यक्रम छोटा और कम समय में संपन्न होने वाला होगा। 1953 में इसे पहली बार टेलीविजन पर लाइव प्रसारित किया गया था। ब्रिटेन में इस समारोह को उस वक्त 1 करोड़ लोगों ने देखा था, जिसे बाद में दुनिया भर के लिए प्रसारित किया गया था। आज लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के जमाने में इसे सभी लोग कहीं से भी देख पाएंगे।
महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी के जुलूस में 16,000 लोग शामिल हुए थे। करीब 7 किलोमीटर लंबे रास्ते को तय करने में 45 मिनट लगे थे। इस बार सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला घोड़े से चलने वाली एक आधुनिक बग्घी में बैठकर वेस्टमिंस्टर एबे जाएंगे। इस बग्घी में बिजली से चलने वाली खिड़कियां और एयर कंडीशन की सुविधा होगी। वो डायमंड जुबली स्टेट कोच में बैठकर जाएंगे। इस बग्घी का सबसे पहले इस्तेमाल 2014 में किया गया था। ताजपोशी के बाद सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला गोल्ड स्टेट कोच में बैठकर राजमहल वापस जाएंगे। ये बग्घी 1830 के बाद से हर राजाभिषेक में इस्तेमाल होती रही है। हम सभी यहाँ आने और यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या हो रहा है। अपने राजा को उनकी माँ और हमारी रानी की मृत्यु के बाद के हालात को यहाँ देखने के लिए आए हैं। पूरी रात ठंड में बितानी पड़ी है। राज्याभिषेक के कार्यक्रम में सैन्य बलों के 6,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे, जो पिछले 70 बरस में होने वाला सबसे बड़ा सैन्य समारोह का अभियान होगा। लंदन में निकलने वाले शाही जुलूस में ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ के सदस्यों के फौजी शामिल होंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक पर करीब 1021 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस समारोह में कई देशों के प्रमुखों के शिरकत करने की उम्मीद है, जिसमें जापान के क्राउन प्रिंस आकिशिनो और उनकी पत्नी कीको से लेकर स्पेन के बादशाह फिलिप और महारानी लेटिजिया शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रिटिश शाही राज्याभिषेक का हिस्सा नहीं बनते हैं और ये परंपरा भी इस बार भी जारी रहेगी। तो लोकशाही और राजशाही का अद्भुत नमूना है ब्रिटेन। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।